नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। शुरू करते हैं फ्यूचर रिटेल के साथ। 18 महीने से फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच चल रहे विवाद को सुलझने की उम्मीद जाग रही है। इस हफ्ते दोनों कंपनियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने कहा कि कोर्ट से डील को मंजूरी मिली तो वो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को खरीदने के लिए अगस्त 2020 में हुए 24,713 करोड़ रुपए के सौदे की वैल्यू को कम नहीं करेंगे। साथ ही फ्यूचर रिटेल को एनसीएलटी की मुंबई बेंच से शेयरधारकों और लेंडर्स के साथ बैठक करने की मंजूरी भी मिल गई है, जो रिलायंस के साथ सौदा पूरे करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने इस हफ्ते फैशन ब्रांड अब्राहम एंड ठकोर में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा की है। एक हफ्ते में आरआईएल का शेयर करीब 3% और फ्यूचर रिटेल के शेयर में करीब 6% का उछाल रहा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। डाबर इंडिया की प्रमोटर बर्मन फैमिली ने 28 फरवरी को खेतान ग्रुप की एवरेडी इंडस्ट्रीज में 26% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की है। दरअसल बर्मन फैमिली ने एवरेडी इंडस्ट्रीज में करीब 5.25% अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है। इससे बर्मन फैमिली का एवरेडी इंडस्ट्रीज में हिस्सा बढ़कर 25% के पार चला गया है। सेबी नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में हिस्सा 25% के पार जाने पर 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ता है। बाजार भाव से नीचे 320 रुपए प्रति शेयर पर ओपन ऑफर की घोषणा से 2 मार्च को एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 7% टूटा। वहीं डाबर का शेयर एक हफ्ते में 5.5% उछला है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन मुहैया कराने वाली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने जिप-जैप लॉजिस्टिक्स में 60% हिस्सा करीब 72 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। हैदराबाद स्थित जिप-जैप लॉजिस्टिक्स विजार्ड ब्रांड के तहत कामकाज करती है। इस अधिग्रहण से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को विस्तार करने में मदद मिलेगी। 28 फरवरी यानी डील की घोषणा के दिन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर करीब 6% गिरकर बंद हुआ और दिन के दौरान 400 रुपए के नीचे भी फिसल गया था। चौथी खबर, फार्मा कंपनी बायोकॉन की सब्सिडरी बायोकॉन बायोसिमिलर्स लिमिटेड या बीबीएल के बोर्ड ने अमेरिकी कंपनी वियाट्रिस के बायोसिमिलर्स कारोबार को $3.35 अरब में खरीदने की मंजूरी दे दी है। वियाट्रिस को डील पूरी होने पर $2 अरब का कैश मिलेगा और 2024 में $33.5 करोड़ की अतिरिक्त पेमेंट भी मिलेगी। इसके बाद वियाट्रिस को $1 अरब के सीसीपीएस यानी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी करेगी बीपीएल, जो कि कंपनी के करीब 13% हिस्से के बराबर है। डील 2022 की दूसरी छमाही तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके लिए कर्ज भी लिया जाएगा। इसके अलावा बायोकॉन बायोलॉजिक्स 2 साल में आईपीओ लाने की अर्जी भी दे सकती है। 28 फरवरी यानी डील की घोषणा के दिन बायोकॉन का शेयर 11% से ज्यादा गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ था। पांचवी खबर, आईडीएफसी लिमिटेड के म्यूचुअल फंड कारोबार को खरीदने के लिए इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक समेत 4 कंपनियां दौड़ में शामिल हो गई हैं। लंबे समय बाद सभी दावेदारों ने म्यूचुअल फंड कारोबार की बोली लगाने के लिए प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के साथ करार कर लिया है। हिंदुजा ग्रुप के इंडसइंड बैंक ने टीपीजी के साथ और बंधन बैंक ने जीआईसी के साथ करार किया है। कंपनियों को आईडीएफसी लिमिटेड के म्यूचुअल फंड कारोबार को खरीदने के लिए मध्य मार्च तक बोलियां जमा करनी है। बीते एक हफ्ते में आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर करीब 2.5% उछला है। छठी खबर, कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन कंपनी ट्रू कॉलर ने भारतीय कंपनियों को अपने ग्राहकों को रिच मीडिया कंटेंट वाले मैसेजेस डिलीवर करने के योग्य बनाने के लिए तान्ना प्लेटफॉर्म्स के साथ करार किया है। इस करार के बाद ट्रू कॉलर बिजनेस सर्विस सेगमेंट में व्हाट्सएप का मुकाबला कर पाएगी। बीते एक हफ्ते में तान्ना प्लेटफॉर्म का शेयर करीब 4% से ज्यादा चढ़ा है। सातवीं खबर, आरआईएल एसीआरई ने दिवालिया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए ऑफर बढ़ाकर 3,651 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले आरआईएल एसीआरई ने 3,405 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। 28 फरवरी को सबसे बड़ा बिडर घोषित करने के बाद लेंडर्स ने आरआईएल एसीआरई को ऑफर में सुधार करने की मांग की थी। ज्यादातर मामलों में रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए लेंडर्स सबसे बड़े बिडर्स के साथ मोलभाव करते हैं। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। बेंगलुरु स्थित प्रेस्टीज एस्टेट्स ने प्रेस्टीज आरएमजेड स्टारटेक जेवी में 51% हिस्सा बेचने के लिए कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ करार किया है। सीपीपी इन्वेस्टमेंट को करीब 1900 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू में यह हिस्सेदारी बेची जाएगी। प्रेस्टीज और आरएमजेड के बीच कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए स्टारटेक नाम की जेवी कंपनी बनाई गई थी। इस साल प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर 7% से ज्यादा गिर चुका है। नौवीं खबर, वरुण बेवरेजेस ने कुरकुरे पॉपकॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पेप्सी के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है। इस डील से कंपनी की स्नैक्स बनाने के कारोबार में एंट्री होगी। वरुण बेवरेजेस अमेरिका के बाहर पेप्सी की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक है। वरुण बेवरेजेस के पास देश के 27 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में फ्रेंचाइजी है। इस डील के बाद 2 मार्च को कमजोर बाजार में भी कंपनी का शेयर 3% के उछाल के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं।
नई दिल्ली स्थित फार्मा कंपनी मैनकाइंड ने पेनेशिया बायोटेक के भारत और नेपाल के फॉर्मुलेशन ब्रांड्स को 1872 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। डील की रकम से पेनेशिया बायोटेक को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। कंपनी पर पिरामल एंटरप्राइजेस और इंडिया रिसर्जेंस फंड का करीब 750 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। डील की घोषणा के बाद 2 मार्च को पेनेशिया बायोटेक का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 11वीं खबर पेटीएम से जुड़ी है। स्टार्टअप्स के लिए शेयर बाजार की राह काफी मुश्किल भरी रही है। जोमैटो और नाइका के बाद पेटीएम के शेयरधारकों में भी ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को लेकर असहमति नजर आई। ईसॉप जारी करने के 3 प्रस्तावों को संस्थागत निवेशकों ने 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी के साथ खारिज कर दिया था। हालांकि प्रोमोटर्स और गैर पब्लिक संस्थानों की मदद से ये प्रस्ताव पारित हो गए। बीते 1 हफ्ते में बाजार में भारी उठापटक के बावजूद पेटीएम का शेयर स्थिर रहा है। 12वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने प्रमोटर्स से 4,500 करोड़ रुपए समेत कुल 14,500 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने प्रमोटर्स को 13 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 338 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा इक्विटी या एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जाएगी। 3 मार्च को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 6% चढ़कर बंद हुआ। तो ये थी कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। पहली खबर, गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 100 भारतीय स्टार्टअप्स की मदद करने की घोषणा की है। ऐप स्केल एकेडमी के हिस्से के रूप में हाई क्वालिटी ग्लोबल ऐप्स और गेम्स बनाने के लिए ये मदद दी जाएगी। दूसरी खबर, टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टेस्ट सिग्मा ने सीड फंडिंग राउंड में एक्सेल और स्ट्राइव से $46 लाख की राशि जुटाई है। टेस्ट सिग्मा इस पूंजी का इस्तेमाल अपनी इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम को मजबूत बनाने में करेगी। तीसरी खबर, ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉकेट एफएम ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में 492 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत बनाने और नई भाषाओं में विस्तार करने में करेगी। चौथी खबर, फिनटेक स्टार्टअप स्नैपमिंट ने अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड में 9 यूनिकॉर्न्स व अन्य निवेशकों से $90 लाख जुटाए हैं। स्नैपमिंट एक बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म है जो जेन जेड कंज्यूमर्स के लिए लाइफस्टाइल कैटेगरी प्रोडक्ट्स की खरीदारी को आसान बनाता है। पांचवी खबर, प्रीमियम मेंस लाइफस्टाइल ब्रांड डेमेंच ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 122 करोड़ रुपए जुटाए हैं। A91 पार्टनर्स, सामा कैपिटल, मैट्रिक्स पार्टनर्स और व्हाइट बोर्ड कैपिटल ने इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया। कंपनी इनरवेयर, लाउंज वेयर, स्लीप वेयर और एवरीडे वेयर कैटेगरी में इस साल उतरने की योजना बना रही है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। ओपन फाइनेंस B2B इकोसिस्टम अपस्विंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने QED इन्वेस्टर्स से $40 लाख हासिल किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल ओपन फाइनेंस के लिए एक प्लग एंड प्ले प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में किया जाएगा। सातवीं खबर, बेंगलुरु की एडटेक स्टार्टअप स्केलर ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अप्लाइड रूट्स का अधिग्रहण 378 करोड़ रुपए में किया है। कंपनी वर्किंग प्रोफेशनल को अपस्किलिंग कोर्स की पेशकश करती है। आठवीं खबर, स्टूडेंट लोन्स पर फोकस करने वाली फिनटेक स्टार्टअप कुहू ने सीड फंडिंग राउंड में $2 करोड़ या करीब 151 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। कुहू ने यह रकम वेस्ट ब्रिज कैपिटल से जुटाई है। नौवीं खबर, सिंगापुर की फिनटेक कंपनी वोलोपे भारत में अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए अगले 12 महीने में 113 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने विदेश में कारोबार का विस्तार करने के लिए $2.9 करोड़ की राशि जुटाई है। वोलोपे की अभी सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी है। अगले 6 महीने में ये भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में विस्तार करने जा रही है। 10वीं खबर, ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी ने अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पार्टनर स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी PSOP की घोषणा की है। इंडस्ट्री में यह पहली बार है कि कोई कंपनी अपने पार्टनर्स को स्टॉक दे रही है। प्लान के तहत अगले 5 से 7 साल में 150 करोड़ रुपए के स्टॉक सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए जाएंगे। PSOP प्लान को मैनेज करने के लिए कंपनी एक एवरग्रीन ट्रस्ट का भी गठन करेगी। 11वीं खबर, बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा की फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स ने महिला आधारित ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्लीन OTT को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये नया OTT प्लेटफॉर्म 2023 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। 12वीं खबर, विस्की स्टार्टअप गिंगलानी डिस्टिलर्स ने अपने प्री सीरीज ए राउंड में 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जुटाई है। सुपरमॉर्फस, ईगल 10 वेंचर्स और ग्रैंड एनिकट एंगल फंड ने इसमें निवेश किया है। नई पूंजी के साथ गिंगलानी डिस्टिलर्स दिल्ली में अपने ब्रांड्स को लॉन्च करेगी। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते नतीजों और खबरों के दम पर ब्रोकर्स ने कई बड़ी कंपनियों पर अपनी राय या लक्ष्य में बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए जरा देख लेते हैं।